स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग व्याकरण के सर्वनाम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वर्ण विचार, शब्द विचार और संज्ञा टॉपिक को कवर कर दिया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम टॉपिक को कवर करते हैं। बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको हम निराश होकर के जाने नहीं देंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो सर्वनाम हम पढ़ा रहे हैं यह 10th के लिए भी अति इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 12th के लिए भी, चाहे आप किसी भी क्लास की बात कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। सर्वनाम कहिए, यानी कि इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वनाम कहते किसे हैं? अगर आपको हम संज्ञा पढ़ाएं, संज्ञा समझ में आया होगा तो सर्वनाम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप संज्ञा नहीं पढ़े तो पहले आप संज्ञा को पढ़िए, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तब सर्वनाम पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और पढ़े हैं तो चलिए देखिए आगे। सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सर्वनाम का उस वाक्य में प्रयोग करना जरूरी, यानी कि अति आवश्यक है। यानी अगर हमें वाक्य की सुंदरता को बनाना है तो उसमें सर्वनाम का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक समझ में ना आया, टेंशन मत लीजिए, चलिए बताते हैं। देखिए, एक हम यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं। वाक्य कौन सा है? तो वाक्य लिखा हुआ है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन का घर पटना है, मोहन के पिताजी किसान हैं। यहाँ पर हम 2-3 गो वाक्य लिखे हैं और सब में हम मोहन मोहन प्रयोग की। इसमें सर्वनाम कौन है? इसमें संज्ञा कौन है? अगर हम उससे पूछेंगे कि इसमें संज्ञा कौन है तो आप लोग बेझिझक बताइएगा कि इसमें संज्ञा तो मोहन है। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त उदाहरण में, सारे बात को यहाँ पर हम स्पष्ट लिखे हुए हैं। उपयुक्त उदाहरण में यदि संज्ञा मोहन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो इसकी शोभा अर्थात सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। इसमें संज्ञा हो गया मोहन, ठीक है। इसके जगह पर अगर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे तो इसकी शोभा, जो सुंदरता, वो क्या होगा? और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा, देखिए, मोहन अच्छा लड़का है, हम बोलेंगे मोहन का घर पटना है, उससे अच्छा होगा बोल देंगे उसका घर पटना है। उसका कहते हैं यहाँ पर क्या बोध हो रहा है? मोहन का। मोहन संज्ञा था, मोहन को हटाए, संज्ञा को हटाए, सर्वनाम का डायरेक्ट यहाँ पर प्रयोग कर दिए हैं। फिर बोलेंगे उसके पिताजी किसान हैं। क्या जरूरी लगा है कि मोहन के पिताजी किसान है? बार बार संज्ञा रिपीट अच्छा नहीं लगता है, वाक्य भी अशुद्ध माना जाता है, सुंदरता गड़बड़ा जाता है, उसका सुंदरता अच्छा नहीं लगता है, मतलब। और जैसा ही हम लोग वहाँ पर क्या किए, संज्ञा को हटाए, सर्वनाम का प्रयोग कर दिए, वाक्य की सुंदरता क्या हुआ? और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए, मोहन अच्छा लगा है, उसका घर पटना है, उसके पिताजी किसान है, क्या हुआ? अब देखिए, उपयुक्त उदाहरण में मोहन संज्ञा है एवं उसके सर्वनाम है। तो इस तरह से एग्जाम में दिया रहता है, लिख देता है और कहता है कि इसमें सर्वनाम छांटे। तो क्या आप सर्वनाम छांट सकते हैं? और संज्ञा से कहीं देगा तो बोलेगा इससे संज्ञा छांटे। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, सर्वनाम से 4 से 5 नंबर का रहता है, तो इसलिए वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे देखिए, इससे आगे समझिए। कुछ नोट है। नोट क्या है? नोट है, वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य होगा पुनरावृत्ति, मतलब कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर हमें वाक्य की सुंदरता को बनाए रखना है, वाक्य की सुंदरता को बढ़ाना है, तो एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना है। इससे हमें बच करके रहना है, ठीक है ना। चलिए अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। चलिए यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए। देखिए, हिंदी में मूल सर्वनाम, यानी हिंदी में मूल सर्वनाम जो है कितने होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11, 12, 13, 14 ऑप्शन में रहता है। आप 11 बेझिझक लगा कर आइएगा, बिना टेंशन लिए हुए। कौन कौन सा 11 होता है? तो चलिए यहाँ पर स्पष्ट हम लिख दिए हुए हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम है, ठीक है ना। हिंदी में ये सर्वनाम होता है और इसी का बहुत सारा रूप होता है। इसी का रूप का जो है इधर उधर करके लिखा जाता है, लेकिन मूल रूप से यही सर्वनाम है। इसी का रूप चेंज कर दिया जाता है वाक्य के अनुसार, ठीक है। तो हम जो है इसका सर्वनाम के कार्य को स्किप कर दिए, हम देखते आते हैं सर्वनाम के भेद पर और भेद के बारे में जानते हैं विस्तार से, ठीक है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप वहाँ पर 6 टिक लगाइएगा बेझिझक, बिना टेंशन लिए हुए। 6 को कौन कौन सा होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 गो सर्वनाम होता है, ठीक है ना। अब 6 सर्वनाम के बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, वरना
फिर आप ही को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी उसमें एक बोलने वाला रहेगा जो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सुनने वाला रहेगा जो सेकंड पर्सन होता है, और एक जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध होगा जो थर्ड पर्सन होता है। तो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं कल आपका मोबाइल उसको दे दिया। किसी के सामने हम गए हुए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कोई मेरे सामने खड़ा है, मान लीजिए हम आप ही को बोल रहे हैं कि मैं यानी कि अपने बारे में, यहाँ फर्स्ट पर्सन हम हो गए, मैं फर्स्ट पर्सन, आपका मोबाइल यानी आपको बोल रहे हैं, उसको दे दिया यानी किसी थर्ड पर्सन को दे दिया। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन, आपका सेकेंड पर्सन, और उसको दे दिया ये थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि मैं कहे तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैं कौन सा पुरुष हो गया? मैं यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष। आप से ही आपका बना हुआ है ना, यानी कि आपका कह लीजिए, आप कह लीजिए, ये हो गया मध्यम पुरुष। और उसका कहे तो ये हो गया अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। संस्कृत से इसकी तुलना मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं इससे। चलिए, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुष के बारे में विस्तार से बता दें, ठीक है ना। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, उत्तम पुरुष कहे तो प्रथम पुरुष, और मध्यम पुरुष कहे तो द्वितीय पुरुष, और अन्य पुरुष कहे तो तृतीय, ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए बोले हैं। आप लोगों को याद इसी तरह से रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों पुरुष के बारे में थोड़ा विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए, उत्तम पुरुष, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है ना 3 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से कितने भेद होता है? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तो आप बोलिएगा 3 भेद होता है। कौन कौन सा? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। अर्थात इन्हें आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, समझने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, उत्तम पुरुष कहते किसे, यानी फर्स्ट पर्सन। कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी जो कहता रहता है कुछ बात को या जो बोलता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, हम लोग, कारक और वचन के अनुसार उत्तम पुरुष के रूप कुछ दिए गए हैं, चलिए इसको देख लीजिए। लेकिन मुख्य रूप से जो होता है ना, मैं, हम लोग, ये जो है उत्तम पुरुष है। और ये जो है कारक वचन के अनुसार जो है थोड़ा सा रूप इसका अलग अलग होता रहता है। जैसे वचन के अनुसार बदलना हो, एक वचन से बहुवचन में, तो इसका रूप अलग हो जाएगा। कारक के अनुसार बदलना हो, रूप अलग हो जाएगा। तो इसका रूप थोड़ा बदलता रहता है। जैसे देखिए, कर्ता कारक के अनुसार अगर इसका हम रूप चेंज करेंगे, जैसे मैं, तो यहाँ पर एक वचन हो गया, मैं कहिए चाहे मैंने कहिए, यहाँ पर एक वचन का ही बोध हो रहा है, नहीं कहने वाले के लिए बोध हो रहा है ना। ऐसे कि अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन इसका क्या हो जाएगा, मैं या मैंने का, हम लोग या हम लोगों ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, यानी हम लोगों ने। ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के, की, राडी, अधिकरण में, पय, पर, संबोधन है, अरे, अहो, अजी, इस सब बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो मैं या मैंने जो है एक वचन है, उसी का बहुवचन बनाएंगे तो होगा हम लोग या हम लोगों ने, ठीक है ना। इससे बहुवचन का बोध होगा। हालांकि इससे भी कहने वाले का ही बोध हो रहा है, फर्स्ट पर्सन का ही, यानी उत्तम पुरुष का ही बोध हो रहा है, लेकिन ये जो है बहुवचन की है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम थोड़ा फास्ट में बताते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो। जैसे देखिए कर्म, तो कर्म इसमें जो है अगर हम बात करें एक वचन की, तो मुझे या मुझको बोल सकते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, कर्म का को होता है। इसी का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो हम लोगों को बोल सकते हैं, या फिर हमें बोलिए फिर भी बहुवचन का ही बोल रहा है, या हम लोगों को बोलिए फिर भी बहुवचन का ही बोल रहा है। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। करण का देख लेते हैं। जैसे करण का अगर हम करण के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो मुझसे हो जाएगा। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से। इसी का अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों से। एक वचन मुझसे और बहुवचन हम लोगों से। इसी का थोड़ा और जान लीजिए। अभी हम लोग पूरा कारक ही बता देते हैं, हम जो आपको पूरा कारक ही बता देते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि एक संप्रदान के अनुसार अगर हम बात करें, संप्रदान कारक के अनुसार, तो एक वचन क्या होगा, मुझे या मेरे लिए। इसी का बहुवचन की बात करें तो हम लोगों के लिए, यानी के कारक चिन्ह होता है, ठीक है ना। उसी पर अपादान की बात करें तो इसमें भी से चिन्ह होता है, अपादान से। लेकिन इस से का चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब जुदा होने की बात होता है, संबंध टूटने की। खैर इस पर आपको फोकस नहीं करना है, कारक पढ़ाएंगे तो विस्तार करेंगे। फिर आप याद रखिए कि अपादान में भी से ही होता है, ठीक है ना। और इसका अगर हम बहुवचन की बात करेंगे तो हम लोगों से, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करें संबंध की, तो संबंध में का के, की, रारी, इसका चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो एक वचन के लिए बात करें संबंध कारक के अनुसार तो मेरा, मेरी, मेरे हो जाएगा, रारी दिया हुआ, यानी मेरा, मेरी, मेरे। इसी का अगर हम बहुवचन बनाना हो तो हम लोगों का, हम लोगों के, हम लोगों की, ये बहुवचन हो जाएगा। अगर हम अधिकरण की बात करते हैं तो अधिकरण में हो जाएगा
मुझ पर, मुझ में। अधिकरण, अगर हम अधिकरण कारक के अनुसार बात करें एक वचन के लिए तो मुझ पर या मुझ में। इसी का अगर आपको बहुवचन बनाना तो हो जाएगा हम लोगों पर, हम लोगों में, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है, अंतिम में जो होता है ना संबोधन कारक, तो उसका जो है सर्वनाम का संबोधन नहीं होता। क्या आप उसका कीजिएगा हे, अरे, अहो, अजी, उसका क्या होगा, तो उसका नहीं होता। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, केवल अधिकरण तक ही आपको याद रखना है। आगे देखिएगा मध्यम पुरुष के लिए जान लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को प्रथम पुरुष समझ में आ गया होगा, यानी उत्तम पुरुष समझ में आ गया होगा। उत्तम पुरुष कहे तो कहने वाले के लिए जितना ही बताया है सबका सब उत्तम पुरुष ही है। एग्जाम में डायरेक्ट एगो वाक्य बना के दे देता है, कहता है उत्तम पुरुष छांटने के लिए, आप छांट लीजिएगा ना, वाक्य पढ़िएगा जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह कहने वाले के लिए बोल रहा है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। चलिए आप मध्यम पुरुष के बारे में जानते हैं, यानी द्वितीय पुरुष। चलिए द्वितीय पुरुष के बारे में देखिए, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी जैसे हम बोल रहे हैं, आप कोई सुन रहा है ना अदर व्यक्ति, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना अभी, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। हम पढ़ा रहे हैं हम, तो अभी हम प्रथम पुरुष है। आप सुन रहे हैं या हम प्रथम पुरुष है, यानी कि उत्तम पुरुष है। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष है। और किसी अदर व्यक्ति के बारे में अगर हम पढ़ाएंगे आपको तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। फिलहाल अभी अदर व्यक्ति पे नहीं, अन्य पुरुष पे नहीं जाना, अभी हम मध्यम पुरुष पे ही है। जैसे देखिए तुम, तू, संबोधन को छोड़कर सभी कारकों और वचनों के मध्यम पुरुष तू या तुम के रूप निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं। यानी कि संबोधन क्या बोला है, किसको छोड़ करके, एक केवल संबोधन को छोड़ देना है। और संबोधन को छोड़ करके, संबोधन कारक होता है ना, तो उसको छोड़ करके और सबका जो है तू, तुम के रूप जो है कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे नीचे दिया हुआ है। जैसे देखिए कर्ता कारक के अनुसार अगर हम बात करें एक वचन के लिए तो तू या तूने होगा। सेकेंड पर्सन पे अभी हम गए हैं, मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन पे गए हुए हैं, और कर्ता कारक के अनुसार एक वचन के लिए तू या तूने बोल सकते हैं। इसी का अगर हम बहुवचन की बात करें तो तुम लोगों ने। कर्म के अनुसार तो तुझे या तुझे को, इसी का बहुवचन हो जाएगा तुम लोगों को। अगर हम करण के अनुसार बात करें तो तुझसे, इसी का अगर हम बहुवचन की बात करें तो क्या है, तुम लोगों से। संप्रदान के हो जाएगा तुझे या तेरे लिए, इसी के बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए। आपादान से बात करें तो तुझसे, बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा तुम लोगों से। संबंध की बात करें तो तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा तुम लोगों का, तुम लोगों के, तुम लोगों की, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकरण की बात करते हैं तो अधिकरण पे हो जाएगा तुझ पर या तुम में, क्योंकि इसमें पर और में होता है कारक चिन्ह ना। इसी के बहुवचन बनाएंगे तो तुम लोगों पर, तुम लोगों में, इस तरह से हो जाएगा ना। तो वहाँ पर एग्जाम इसी तरह से दे देगा, कहेगा इसमें मध्यम पुरुष छांट के आप बताइए, तो क्या आप छांट करके नहीं बता दीजिएगा, वाक्य पढ़िएगा स्पष्ट अपने हो जाएगा किसके बारे में कहा जाएगा। जिसके बारे में कहा जाएगा, सॉरी, कि सुनने वाला कौन है वहाँ पर, यानी कि जो सेकेंड पर्सन है, तो आप देख करके वाक्य पढ़ करके ना पहचान लीजिएगा ना। चलिए अब अन्य पुरुष के बारे में जानते हैं। अन्य पुरुष कहते किसे हैं, तो जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। पहले ही बताया, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम प्रथम पुरुष, आप सुन रहे हैं, आप हो गए मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में अब ये अगर हम किसी के बारे में अभी पढ़ाना शुरू कर देंगे तो अब वो हो जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है ना। जैसे देखिए यह, ये, वे, आप, वह, इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन का, एक होता है निश्चयवाचक और एक होता है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक कौन कौन सा होता था, यह, वह, आप, कोई, किसी, कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक है। यह, वह, आप यानी कहेंगे हम यह कलम है, वह कलम है, इस तरह से बोलेंगे तो ये निश्चित हो रहा है ना कि हाँ यह कॉलम है तो यह कॉलम ही है, ऐसा नहीं कि कुछ और है। अब जैसे मान लीजिए हम बोल दें कोई जा रहा है, यहाँ पर कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कोई तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भाई। और निश्चयवाचक उत्तम पुरुष के, ये अन्य पुरुष का ही एक भाग है। अन्य पुरुष किसका भाग है, तो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसका प्रकार है, तो सर्वनाम का प्रकार है। यानी सर्वनाम का प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का भी 2 प्रकार होता है, 2 भेद होता है। एक होता है निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में भी जो है यह, वह, आप जो है यह निश्चित होता है, कोई, किसी, कुछ, ये जो है अनिश्चित होता है। तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, केवल आपको याद रखना जब वाक्य देगा ना तो वहाँ पर अगर वाक्य में यह, वह, आप लगा रहे तब पूछेगा निश्चित सर्वनाम है क्या निश्चित, आप बोलिएगा निश्चित है। अगर कोई, किसी, कुछ लगा रहे तब पूछेगा निश्चित है क्या निश्चित, आप बोलिएगा अनिश्चित है। जैसे किसी को कुछ दे दो, भाई किसी को क्या, किसको देना है। जैसे कुछ, जैसे किसी के यहाँ जाएंगे मांगेंगे तब बोलेगा क्या चाहिए, तो बोलेंगे कुछ दे दो, अब वो क्या देगा। यहाँ पर कुछ कौन सा सर्वनाम, तब बोलेगा निश्चितवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, अन्य पुरुष निश्चयवाचक वह सर्वनाम के सभी कारकों और वो दोनों वचनों में इस प्रकार बनते हैं। जैसे कि देखिए इसके लिए किस किस प्रकार से बनता है, जैसे देखिए समझिए इसको विस्तार से। ये हम अन्य के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अन्य पुरुष के लिए कर्ता के अनुसार, अन्य पुरुष पर भी हम गए हुए हैं। कर्ता कारक के अनुसार एक वचन क्या होगा इसका, तो वह या उसने, वह या उसने। इसी का बहुवचन बनाएंगे तो वे या उन्होंने या उन लोगों ने बोल सकते हैं, इसका कारक चिन्ह होता है।
कर्म के अनुसार उसे या उसको बोल सकते हैं। बहुवचन बनाएंगे तो उसको या उन्हें या उन लोगों को, ठीक है ना। कारण के अनुसार बात करेंगे तो उससे या उनसे बोल सकते हैं। सॉरी, उससे बोलेंगे तो एक वचन का, उनसे बोलेंगे तो बहुवचन का। किसी को हम बोलते हैं उससे, एक वचन का बोध होता है, बोलते हैं उनसे यानी बहुवचन का बोध होता है, ठीक है ना। संप्रदान के अनुसार उसे या उसके लिए बोल सकते हैं। संप्रदान कारक के अनुसार एक वचन के लिए। बहुवचन बनाएंगे तो उन्हें या उनको या उनके लिए हो जाएगा। अपदान से अगर बात करें हम तो उससे, अपदान से बात करें तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक के अनुसार एक वचन उससे हो जाएगा। बहुवचन की बात करें तो उनसे या उन लोगों से। अगर हम संबंध की बात करें, संबंध के अनुसार, तो संबंध कारक के अनुसार एक वचन होगा उसका, उसकी, उसके। ऐसे अगर बहुवचन बनाएंगे तो उनका, उनके, उनकी या उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों की, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम अधिकरण के अनुसार बात करते हैं, अधिकरण के अनुसार, तो अधिकरण के अनुसार जो है, अधिकरण कारक के अनुसार जो है एक वचन हो जाएगा उसमें या उस पर। में और पर होता है ना चिन्ह, और उसी का अगर बहुवचन बनाएंगे तो उनमें या उन पर बोल सकते हैं, या उन लोगों पर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का जो 3 प्रकार होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसको आप लोग एग्जाम में पहचान लीजिएगा। अब ज़्यादा इस पर दिमाग मत दौड़ाइए। अगर आपको दिमाग से ये निकल रहा है, ऊपर से नीचे से निकल रहा है, ऊपर से पढ़ा रहा है नीचे से निकल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, केवल आप याद रखिए कि वाक्य देगा, वाक्य से आपको छांटने के लिए बोलेगा कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, छांटने के लिए आप वहाँ पर छांट लीजिएगा। इतना फोकस कीजिए खाली, ज़्यादा दिमाग। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम क्या बताए थे कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध, उसे क्या कहते हैं। इस तरह से एग्जाम में डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ देता, आप बोलिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और हम लोग जो है डायरेक्ट पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हम लोग अगला सर्वनाम पे आते हैं। जो सर्वनाम, अगला सर्वनाम है कौन सा, तो अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, उस पर आते हैं और उसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानते हैं। एक बात को लेकर के आप कन्फ्यूजन में नहीं ना है कि सर आप पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 जो प्रकार बताए हैं, अन्य पुरुष में जो निश्चयवाचक था, निश्चयवाचक था, यहाँ पर भी है। भाई वह केवल निश्चित अनिश्चित के बोध कराने के लिए था, जबकि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से इसका प्रकार है और वह केवल बोध कराने के लिए था, ठीक है ना। केवल आप याद रखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है। कौन कौन सा, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इतना केवल आप याद रखिए। कहीं पूछेगा अन्य पुरुष के कौन भेद कै गो भेद होता है, बोलिएगा 2 भेद, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। और हम लोग जो है यहाँ पर दूसरा पे आ गए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम पे पढ़ेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की, इससे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता के बोध होता है। जैसे कि यह कलम है, वह कलम है। देखिए इससे, जैसे पीछे तो अभी हम समझा ही दिए हैं, उसी से बात मिलता जुलता है, ठीक है ना। लगभग पूरा बात उसी से मिलता जुलता है। यानी कि इससे क्या होगा कि इससे निश्चित निकटता का बोध होगा। ऐसा लगेगा कि समान बहुत ही निकटता है और बहुत निश्चित का बोध होगा। लगेगा कि निश्चित, हाँ बोला जा रहा है तो निश्चित वही है। जैसे कि बोल दिए यह कलम है, वह कलम है, बोल दिए यह कलम है तो भाई यह कलम ही है, ठीक है ना। और बोल दिए यह कलम, निकटता का बोध हो रहा है ना। जैसे मेरे पास रहेगा तब ना हम बोलेंगे यह कलम है, दूरी रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, दूरी रहेगा तो इस तरह से बोलेंगे यह कलम है, दूरी रहेगा तो ऐसे बोलबे नहीं करेंगे। तो इससे निश्चित बोध रहा है कि यह कलम ही है और निकट है, तब हम बोल रहे हैं यह कलम है। तो इससे निकटता का बोध होगा, ठीक है ना। अब सबसे अच्छा होगा कि आप याद रखिए यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई वाक्य देगा, कोई वाक्य में अगर यह, वह, ये, वे लागल रहे तब पूछेगा कौन सा सर्वनाम, आप निश्चयवाचक सर्वनाम लगा दीजिए बेझिझक, बिना टेंशन लिए हुए, ठीक है ना। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानिए कुछ, कि आखिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 हैं। कौन कौन सा है, तो कुछ और कोई। कोई का ही अगला एक रूप है किसी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम केवल 2 हैं, कुछ और कोई। इसी का एक रूप है किसी, ठीक है ना। किसी, कोई का एक, कोई का ही रूप है, हम पहले ही बोले हैं किसी, कोई का ही रूप है। इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चित का बोध होता है, निश्चय का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए नदी में कोई तैर रहा है, अनिश्चित। अब नदी में कोई तैर रहा है, भाई कौन तैर रहा है, आपसे हम पूछना चाहेंगे, बताइए कौन तैर रहा है। क्या ये हमको पता है कोई कौन तैर रहा है? हो सकता है कुछ कीड़ा मकोड़ा ही हो, कोई आदमी ही तैरता हो, कुछ जानवर ही हो, यानी होगा तो कोई सजीव ही तैरता होगा ना। आपको ये पता होना चाहिए, कोई सजीव ही तैरता होगा ना, निर्जीव थोड़ी तैरता होगा। लेकिन कौन तैर रहा है ये तो हमको स्पष्ट नहीं पता है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चितवाचक। जैसे कोई तैर रहा है, कोई लगा रहा है, आप लगा दीजिएगा अनिश्चयवाचक, हो गया। आगे देखिए बाहर कोई टहल रहा है, कौन टहल रहा है, कोई सजीव भी टहल रहा होगा, लेकिन कौन है टहल रहा, नहीं ना पता है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में केवल आप याद रखिए कोई, कुछ लगा रहा है या किसी भी लगा रह सकता है, जिससे पता चले कि अनिश्चित का बोध है अनिश्चयवाचक लगाइए, जिससे पता चले निश्चित का बोध है निश्चयवाचक लगाइए, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े,
चलिए अगला सर्वनाम पे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ नोट बता रहे हैं, नोट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नोट देखिए, अब इस बात को लेकर के आप कन्फ्यूजन मत जाइए कि तीसरा नोट कहाँ से हो गया। आप केवल नोट को समझिए। कोई का प्रयोग प्रायः सजीव के लिए किया जाता है। नदी में कोई तैर रहा है। किसी ने कहा भाई, किसी ने कोई सजीव ही कहा होगा ना, कोई निर्जीव आके थोड़ी कह दिया होगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए नोट अगला, जब यह वह का इस्तेमाल सजीव के लिए किया जाता है तब यह एवं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है ना। सजीव के लिए किया जाता है तब कौन सा सर्वनाम कहलाता है, हम बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, समझते चलिए। जब यह एवं वह पुरुषवाचक क्या है, सॉरी, जब यह एवं वह का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है तब यह एवं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सजीव के लिए किया जाता है तब, जैसे यह राम है, राम यहाँ पर क्या है, सजीव है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं है। यह शिवम है, क्या है, सजीव है, शिवम, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं है। आप बोलिए। जब आप वो नोट देख ही लिए तो इस नोट को भी देख ही लीजिए। जब यह वह का इस्तेमाल निर्जीव के लिए किया जाए तो यह एवं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखना है, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। बात कौन सी है कि यह एवं वह का इस्तेमाल जब सजीव के लिए किया जाए तब यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फिर से समझिए, जब यह एवं वह का इस्तेमाल सजीव के लिए किया जाए तब यह एवं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सजीव के लिए किया जाए तो सजीव का जिसमें जान हो, और जब यह एवं वह का इस्तेमाल निर्जीव के लिए किया जाए यानी कि जिसमें जान न हो उसके लिए किया जाए तब यह एवं वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना एग्जाम में, बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप चाहे तो वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर बोलेंगे यह किताब है, किताब क्या है, यहाँ पर किताब निर्जीव है कि नहीं, आप बोलिएगा जी, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह किताब है, किताब क्या है, यहाँ पर निर्जीव है ना, इसमें जान प्राण नहीं ना होता है, क्या हो जाएगा, यह कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, निश्चयवाचक। लेकिन हम बोलेंगे यह राम है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह वह का इस्तेमाल अगर सजीव के लिए किया जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह का इस्तेमाल अगर निर्जीव के लिए किया जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आप लोग को इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है। यानी इसमें स्पष्ट क्या हो रहा है कि इसमें कई गो वाक्य रहेगा, 2 गो वाक्य रहेगा। एक प्रधान वाक्य रहेगा यानी मुख्य वाक्य कहिए, और एक उस पर आश्रित वाक्य रहेगा। तो दोनों के बीच क्या करेगा, अब वो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध जोड़ने का काम करेगा, कनेक्शन जोड़ने का काम करेगा, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जो सोता है कौमा सुख होता है, यहाँ पर देखिए जो सोता है यह तो प्रधान वाक्य मुख्य वाक्य है और इसी पर आश्रित है शोक होता है। यहाँ पर दोनों के बीच संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध जोड़ता है। देखिए इसमें संज्ञा तो नहीं लेकिन सर्वनाम जरूर है। कौन कौन सा सर्वनाम है, तो जो सो यहाँ पर सर्वनाम है, दोनों के बीच संबंध जोड़ा जा रहा है कि जो सोता है सुख होता है। 2 गो वाक्य है कि नहीं है, एक प्रधान वाक्य एक आश्रित वाक्य, दोनों के बीच क्या किया जा रहा है, संबंध जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सो को क्या कहलाएगा, संज्ञा के सर्वनाम, आप बोलिएगा सर्वनाम कहलाएगा सर। चलिए आगे देखिए, उपयुक्त उदाहरण में प्रथम वाक्य प्रधान है तथा दूसरा वाक्य आश्रित है, ठीक है ना। प्रथम वाक्य प्रधान, ये बात हम पहले ही समझाते। जैसे देखिए अगला एक और एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा पाओगे। देखिए यहाँ पर जैसा वैसा सर्वनाम है, ठीक है ना, जैसा वैसा सर्वनाम है, 2 गो वाक्य, एक प्रधान वाक्य है जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये हो गया आश्रित वाक्य। दोनों के बीच संबंध जोड़ा जा रहा है सर्वनाम के अनुसार, ठीक है ना। तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे ही इस तरह के एग्जाम्पल दिखाई दे, लगे कि 2 गो वाक्य है, संबंध जोड़ा जा रहा है, तो आप लगा दीजिएगा बेझिझक वहाँ पर कि यह संबंधवाचक वाक्य ही होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद है। और हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, या फिर इसी में आप इसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ना। जैसे देखिए, जो कहो सो हो, 2 गो वाक्य है, संबंध जोड़ा जा रहा है जो सो से। देखो, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, ये एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह कौन है, ये प्रधान वाक्य हो गया। जो दरवाजे पर खड़ा है, ये वाक्य उस पर आश्रित है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मेरा एग्जाम्पल है, ऐसे ये एग्जाम्पल काम करेगा, ठीक है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी, ये जो का ही रूप है, उसके ये वो का ही रूप है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ करके हम लोग आगे समझते हैं। 5वां प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। चलिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आप निजवाचक सर्वनाम है, इससे निज या स्वयं का बोध होता है।
जैसे देखिएगा, आप अपना काम आप ही कर लो, यहाँ पर एक आप हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, एक आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब आप बोलिएगा सर आप तो अभी बताएं कि आप निजवाचक सर्वनाम है, फिर आप पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों बना दिए? इसी बात को तो आप लोगों को समझना है, अभी तुरंत हम आगे समझाएंगे। एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। और एक नोट समझ लीजिए, यहाँ पर नोट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नोट को देखिए, नोट क्या है पूरा हम पहले कॉपी को रख देते हैं, ठीक से। चलिए देखिए, पुरुषवाचक वाक्य में सर्वनाम हमेशा अकेला ही आता है। पुरुषवाचक वाक्य में क्या होता है, सर्वनाम हमेशा अकेला ही आता है, अर्थात इस तरह के वाक्य में सिर्फ एक ही सर्वनाम प्रयुक्त रहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पुरुषवाचक वाक्य में सर्वनाम अकेला आता है। अगर सर्वनाम अकेला आए, सिंगल आए, तो आप बोलिएगा वह आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर सर्वनाम अकेला आए, सिंगल आए, तो आप बोलिएगा कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। किंतु आगे देखिए, निजवाचक वाक्य में सर्वनाम अकेला नहीं आता है, अर्थात इस तरह के वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त रहते हैं। जैसे देखिए, तुम अपना काम आप ही कर लो। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नोट को फिर से समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आप अकेला ही आता है, अर्थात इस तरह के वाक्य में एक ही सर्वनाम रहते हैं। अगर इस तरह के वाक्य में केवल एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो, तो आप बोलिएगा वहाँ पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर कोई वाक्य दिया जाए, उसमें अगर एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त हो, तब पूछा जाए आप कौन से सर्वनाम है, तो बेझिझक आप वहाँ पर जो है लगा सकते हैं कि आप जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि निजवाचक सर्वनाम है। समझ में आ रहा है? जैसे देख लीजिए, तुम अपना काम आप ही कर लो, यहाँ पर क्या को सर्वनाम प्रयुक्त है, एक तुम प्रयुक्त है, एक आप प्रयुक्त है। अगर जैसे ही वाक्य में दो गो सर्वनाम प्रयुक्त रहे, तब पूछे आप कौन से सर्वनाम है, तो बोलिएगा आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन वाक्य में केवल एक सिंगल सर्वनाम प्रयुक्त रहे, तब पूछे कि आप कौन से सर्वनाम है, तो बोलिएगा आप वहाँ पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम इससे आगे बढ़ जाएं? छठा और लास्ट जो है सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सबसे आसान है। कौन और क्या, दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इससे प्रश्न का बोध होता है। देखिए, जैसे वहाँ कौन है, वहाँ कौन खड़ा है, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। वहाँ कौन खड़ा है, देखिए तो प्रश्न किया जा रहा है, वहाँ कौन खड़ा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा कौन। कौन सा पेड़ गिर गया, यहाँ पर कौन कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि कौन सी किताबें अच्छी है, मतलब प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न टाइप का। तो कौन यहाँ पर कौन सा सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक नोट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, नोट कौन सी है, नोट है कभी कभी क्या का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में भी किया जाता है। व्यंग्यात्मक कहे तो हंसी मजाक के रूप में, एवं कभी कभी क्या का प्रयोग प्रशंसा करने के लिए भी किया जाता है, यानी कभी कभी प्रशंसा के लिए भी किया जाता है, कभी कभी मजाक उड़ाने के लिए भी। जैसे देखिए, इस तरह से आप लोग अक्सर सुनते होइएगा कि अरे यार इन नेताओं का क्या कहना। इस तरह से 10 लोग रहते हैं तो बोलते हैं ना, आप तरह 2 ही लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, आपस में बात करते करते बोल देते हैं अरे यार इन नेताओं का क्या कहना, व्यंग्यात्मक रूप में। यहाँ पर क्या का प्रयोग किस रूप में हुआ है, आप बोलिएगा सर व्यंग्यात्मक रूप में हुआ है। तो इस तरह से अगर रहे ना, तो वहाँ पर आपको जो है इसको प्रश्नवाचक में लगाना जो है उचित नहीं होगा। देखिए, इस तरह से अक्सर आप लोग सुनते हैं वाह वाह क्या बात है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ी किया जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रश्नवाचक में थोड़ी ना रखेंगे। ये जो है प्रशंसात्मक रूप में, यानी प्रशंसा के रूप में किया जा रहा है। वाह इस ताजमहल का क्या कहना, इस तरह से बोलते हैं, यानी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको लोगों को जो है ध्यान में रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो अगले ईयर एग्जाम देने वाले या फिर इसी ईयर एग्जाम देने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि अब हम मैथ को भी 10th के मैथ को भी लेकर के आने वाले हैं इस चैनल पर। आप अगले अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को पता चल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।